थ्योरी ऑफ वेक्टर्स हमारा ये टॉपिक चल रहा था। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, ये सब पढ़ा था। यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है एक बार फिर से बात कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो यूनिटी, ठीक है। और ऐसा भी बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन भी बताता है। किसी वेक्टर का डायरेक्शन अगर बताना हो तो यूनिट वेक्टर की हेल्प से बता सकते हैं। मान लो कि ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है। अगर इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये हमारा वेक्टर, और ये जो नीचे लिखा है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो अगर किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे दो वर्टिकल लाइंस के बीच में, इसको जैसे छोटे क्लासेस में मॉडुलस भी बोलते थे, उस तरह से मॉड ऑफ वेक्टर है। तो अगर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। ए कैप इसको पढ़ेंगे या ए हैट, कुछ भी बोल दो, तो ये होता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर, ये जो ए कैप है इसको क्या बोला जाएगा? ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। ये वेक्टर ए की डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगा जो वेक्टर ए का था। एग्जाम्पल भी पिछली बार डिस्कस किया था, फिर से मान लो देख लेते हैं। सपोज 10 किलोमीटर नॉर्थ, अगर इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ए से हमने डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, तो आ जाएगा क्या? 1 किलोमीटर नॉर्थ। तो डायरेक्शन वही रहेगा, ए वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्थ था, वो अभी भी नॉर्थ रहेगा, मैग्नीट्यूड इसका 1 यूनिट हो गया, ठीक है। तो ये तो रहा यूनिट वेक्टर। और इसी से रिलेटेड और एक टर्म है जिसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग 3 एक्सिस लेते हैं, एक्स वाई और जी एक्सिस, तो उन्हीं एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो इस तरफ अगर हम लेते हैं एक्स एक्सिस, इधर लेते हैं वाई एक्सिस और इधर लेते हैं जी एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है, मान लो कि ये हमने बनाया एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इसको आई कैप से डिनोट करते हैं। कैप कहो या हेड कहो, हम इसे कैप कहेंगे। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दैट विल बी सिंबलाइज्ड एज आई कैप, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको कहेंगे जे कैप, और जी एक्सिस के डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उसको कहेंगे के कैप, ठीक है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं होता है कि जो 3 एक्सिस हैं उनमें किधर भी एक्स वाई जी लिख दो। तो इसमें हमें फॉलो करना पड़ता है राइट हैंडेड सिस्टम। पूरे फिजिक्स में, मैथ्स में हम फॉलो करते हैं राइट हैंडेड सिस्टम, ठीक है। तो राइट हैंडेड सिस्टम क्या होता है कि अगर एक्स एक्सिस जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन से राइट हैंड के फिंगर्स को वाई के डायरेक्शन में मोड़ा जाए तो z एक्सिस पॉजिटिव z एक्सिस का डायरेक्शन आना चाहिए। y से z की तरफ अगर जाएंगे तो x आना चाहिए, और z से x जाएंगे तो y आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर अगर देखो, ये तुम्हारे मोबाइल या कंप्यूटर के स्क्रीन में इधर x लिखा हुआ है, ये है x और ये है y। तो अगर x से y की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ा जाए, ऐसे राइट हैंड के फिंगर्स को अगर मोड़ा जाए, तो ये जो डायरेक्शन है z, यानी कि z भी जिसको बोलते हैं, ये डायरेक्शन थंब का डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे हाथ को देखो, ठीक है, अगर मान लो ऊपर की तरफ x है, ये डायरेक्शन है x और ये डायरेक्शन है y,
तो एक्स से वाई की तरफ फिंगर्स को मोड़ा, तो ये जो थंब का डायरेक्शन है ये जेड डायरेक्शन होना चाहिए। तो अभी मोबाइल के स्क्रीन में कैसे दिख रहा है, एक्स और वाई तो दिखाई दे रहे हैं, मोबाइल के या लैपटॉप के स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें अगर एक्स से वाई की तरफ मोड़ा जाए, एक्स ऐसे है और वाई ऊपर है, तो एक्स से वाई की तरफ मोड़ा तो जी डायरेक्शन ये आ गया, ठीक है, स्क्रीन से बाहर की तरफ। फिर से देख लो, एक्स ऐसे था हॉरिजॉन्टल और वाई ऊपर की तरफ था, तो एक्स से वाई की तरफ फिंगर्स को मोड़ा तो ये डायरेक्शन बाहर की तरफ जा रहा है, वही जेड डायरेक्शन हो जाएगा। तो यही सेम चीज आई जे के में भी फॉलो होनी चाहिए। आई से के की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ेंगे, आई से जे की तरफ, सॉरी, आई से जे की तरफ जाएंगे तो के आना चाहिए, जे से के जाएंगे तो आई आना चाहिए, और के से आई जाएंगे तो जे आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में एक्स वाई या जी लिख दें या आई जे के किसी भी डायरेक्शन में लिख दें, ऐसा नहीं करना है। राइट हैंडेड सिस्टम के अकॉर्डिंग ये चलना चाहिए, ठीक है। आई से अगर जे जाएंगे तो के आना चाहिए, और जे से के जाएंगे तो आई आना चाहिए, और के से आई जाएंगे तो जे आना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे डायग्राम जैसा बना हुआ है इसको याद रखेंगे। और रोटेशन इसमें कैसा दिखाया गया है, एंटी क्लॉकवाइज दिखाया गया है, ठीक है। तो मैथ्स में भी तुमने पढ़ा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये देखो ये एक्स एक्सिस है प्लस एक्स, इससे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। मैथ्स और फिजिक्स जब भी पढ़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन एज पॉजिटिव। तो ये हुआ। अगर बाय चांस कहीं पे उल्टा हो जाए, ठीक है, कि ऐसे मान लो किसी स्टूडेंट ने कंफ्यूज होकर के मान लो एक्सिस ऐसे बना दिए, मान लो कि इधर बना दिया y, ठीक है, और इधर बना दिया x। तो राइट हैंडेड सिस्टम यूज किया हमने, x से y की तरफ, अभी x और y किस में आ गए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गए। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर x से y हमने मोड़ा तो z ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें z ऐसे हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा x यहाँ लिखो और y यहाँ लिखो और z यहाँ लिखो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो होना चाहिए, ठीक है। y से z जाएंगे तो थंब x के डायरेक्शन में आना चाहिए, z से x जाएंगे तो थंब x डायरेक्शन में आना चाहिए, ये फॉलो होना चाहिए। अगर इसका उल्टा कहीं हो जाता है तो फिर क्या होगा, अगर y से x जा रहे हैं तो y से x अगर जाएंगे तो क्या होगा, तो हमारा थंब का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, तब वो x नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह z से x जाने की बजाय अगर x से z जाएंगे तो थंब का डायरेक्शन जिधर आएगा वो इस तरफ आ जाएगा, फिर वो प्लस y नहीं होगा माइनस y हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर ये ऑर्डर उल्टा हुआ, क्लॉकवाइज अगर हम गए, एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज गए, तो थंब का डायरेक्शन नेगेटिव, जो तीसरा एक्सिस है उसके नेगेटिव की तरफ इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो ये तो रहे हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। क्या है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, एक्स वाई और जी एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। और अब आगे बढ़ते हैं, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ठीक है। ए वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर को अगर ड्रॉ करना है कॉपी पर तो कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी वेक्टर का जो एरो हम बनाते हैं वेक्टर को इंडिकेट करने के लिए, तो एरो की जो लेंथ है, ये एरो की जो लेंथ है ये तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंडिकेट करता है, और ये जो हेड है ये वेक्टर का डायरेक्शन इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाइए। जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर मतलब जो एरो बनेगा उसकी लेंथ जीरो होगी, तो जीरो लेंथ का एरो कैसे बनेगा, तो ये जीरो लेंथ का एरो बन गया, ये जो है पॉइंट दिखाई दे रहा है यही जीरो लेंथ का एरो है। ये मान लो कि ये पॉइंट हमने बनाया, यही जीरो लेंथ का एरो हो गया। तो ये बात तो यहाँ तक सही हो गई, लेकिन अब इसका डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, तो पॉइंट है, इसका डायरेक्शन कैसे दिखाया जाएगा, तो इसका जवाब है कि जीरो वेक्टर हैज
नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। जीरो वेक्टर की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, तो ये लगभग वैसी ही बात है, इसको एक एनालॉगस केस से समझ सकते हैं कि जब हम नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन में जीरो यहाँ पर है और इस तरफ हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं और इस तरफ लिखते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो अब कोई बोले कि जीरो का साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, इस तरफ तो जैसे +1, इधर +2, +3 ऐसे हो गया, और इस तरफ -1, -2, -3 हो गया। तो अब कोई बोले कि जीरो का साइन क्या है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या होता है कि जीरो का कोई स्पेसिफिक साइन नहीं होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये हमारी रिक्वायरमेंट जहाँ पर मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग हम जीरो को पॉजिटिव या नेगेटिव ले सकते हैं। सिमिलरली जीरो वेक्टर का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे पॉजिटिव या नेगेटिव ले सकते हैं। तो जीरो वेक्टर हमें कैसे मिलता है। ठीक है, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसी को जीरो वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो डायरेक्शन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी। तो जीरो वेक्टर हमें मिलता कब है, कैसे मिलता है जीरो वेक्टर, जब किसी वेक्टर को उसके अपोजिट वेक्टर से, ठीक है, ऐड करते हैं, या ऐसा बोलो कि किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें जीरो वेक्टर मिलता है, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, तो कभी भी ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे, जीरो वेक्टर लिखेंगे, यानी कि जीरो के ऊपर भी हमें वेक्टर लगाना है। ठीक है, समझ में आई बात। या फिर ऐसे भी लिख सकते थे, ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो भी हमें जीरो वेक्टर मिलेगा। तो ये लिखो और चाहे ये लिखो, एक ही बात है। तो माइनस ए वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था कि ये है सपोज हमारा ए वेक्टर, तो माइनस ए वेक्टर का मतलब क्या होगा, माइनस ए वेक्टर का मतलब होगा कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो इसी वेक्टर ए के बराबर होगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ए वेक्टर। ये ए वेक्टर है, ये माइनस ए वेक्टर है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा जीरो वेक्टर। ठीक, तो अब वेक्टर्स को ऐड करने की बात कही गई है, वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है ये अभी हम सीखेंगे। तो जीरो वेक्टर की और एक दो बात बता देते हैं, वो क्या है कि अगर जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर में ऐड कर दिया जाए तो सेम वेक्टर ही हमें मिल जाएगा, और अगर जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर से माइनस किया जाए तो भी सेम वेक्टर ही हमें मिलेगा, और जीरो वेक्टर को अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी जीरो वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज हैं। अब जैसे यहाँ पर बोला है कि ए वेक्टर को माइनस ए वेक्टर से ऐड किया जाए या इस तरह की कोई बात कही जाए, तो मतलब कि अब हम वेक्टर को ऐड करने की बात कर रहे हैं। तो वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, हाउ टू ऐड द वेक्टर्स। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना है। वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। तो वेक्टर्स को नॉर्मल जो हमारे स्केलर क्वांटिटीज होते हैं उनकी तरह ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज इनमें डायरेक्शन भी है। अगर स्केलर क्वांटिटीज होते हैं तो उनको हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ही ले लें इजी एग्जांपल के लिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ओनली मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो मान लो कि डिस्टेंस के केस में पहले कुछ डिस्टेंस चला, कोई ऑब्जेक्ट मान लो d1 सपोज चला 4 मीटर, और फिर चला d2 3 मीटर। ठीक है, डायरेक्शन यहाँ नहीं बताया गया क्योंकि इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फिर टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम डायरेक्टली इनको ऐड कर देते हैं, d1 प्लस d2 डायरेक्टली ऐड कर दिया, 4 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू 7 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया, स्केलर क्वांटिटीज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने निकाल लिया।
लेकिन अगर डायरेक्शन भी दे दिया जाए, सपोज डिस्प्लेसमेंट था, पहले मान लो था डिस्प्लेसमेंट S1 और डायरेक्शन बता दिया 4 मीटर, बता दिया हमें ईस्ट, ठीक है, और बाद में जो 3 मीटर था वो चला मान लो नॉर्थ, ऐसे डायरेक्शन बता दिया गया। यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया गया, ये 4 मीटर और ये 3 मीटर, 4 मीटर चला और 3 मीटर चला, तो टोटल कितना चला, 7 मीटर। लेकिन अब हमें डायरेक्शन भी बता दिया कि 4 मीटर जो चला था वो ईस्ट डायरेक्शन में चला, 3 मीटर जो चला है वो नॉर्थ डायरेक्शन में चला है। तो अब बताओ कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अब हम अगर निकालने की कोशिश करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, ये ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, पहले कहाँ पर था अब कहाँ पर है, उन दोनों पोजीशंस का डिफरेंस। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा। अब हम वेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं, वेक्टर का सिंबल। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर। तो अब अगर तुमने जोड़ दिया 4 मीटर और 3 मीटर को, तो चलो मान लो कि 7 मीटर आ गया, लेकिन ये ईस्ट और नॉर्थ को कैसे जोड़ोगे, हाउ टू ऐड ईस्ट एंड नॉर्थ, डायरेक्शन को कैसे ऐड करेंगे। तो इसका जवाब होता है वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन स्केलर एडिशन से डिफरेंट होता है, ऐसे सीधे 4 और 3 को ऐड कर दिया 7 आ गया, तो ऐसा अगर करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब हमें बताना है पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो सपोज जो स्टार्टिंग पॉइंट था ऑब्जेक्ट का, वहां से अगर हम देखें, मान लो कि ये हमने ऐसे डायरेक्शन वाले एक्सिस बना लिए, ठीक है। इधर हम ले लेते हैं ईस्ट, जो कन्वेंशनली लेते हैं कॉपी में, ईस्ट इधर और नॉर्थ हमने ले लिया इधर, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ, ये ओरिजिन हो गया जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है। तो 4 मीटर ईस्ट में गया, तो मान लो इधर 4 मीटर ईस्ट में गया, 1 2 3 और यहाँ पर 4 मीटर ईस्ट में गया कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसे ईस्ट में आ गया 4 मीटर, ठीक है। तो ये जो एरो दिखाई दे रहा है ये हमारा हो गया S1 वेक्टर। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 3 मीटर नॉर्थ में चला, तो 3 मीटर इधर बना लेते हैं, 1 2 और 3। तो अगर इस तरफ से हम ऐसे डॉटेड लाइन बनाते हैं ईस्ट वाले एक्सिस के पैरेलल, तो 3 मीटर नॉर्थ में चला, तो ये हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया S2 वेक्टर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से O पॉइंट से, और यहाँ पर पहुंचा, मान लो A पॉइंट पे पहुंचा, और फिर 3 मीटर नॉर्थ में चला तो यहाँ B पॉइंट पे पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ये थी O, ये इनिशियल पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की, और ये जो B है ये फाइनल पोजीशन है। तो अब अगर हम देखें कि चेंज इन पोजीशन कितना होगा, O इनिशियल पोजीशन है और B फाइनल पोजीशन है, तो अगर O से B को देखा जाएगा तो ये जो लाइन आ रही है OB, ये चेंज इन पोजीशन है, ठीक है। यही हमारा नेट यानी कि S वेक्टर जो है वो S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब अगर तुम यहाँ पर देखो तो अपने आप से पता चल जाता है कि अगर ये 4 मीटर है इधर और ये 3 मीटर है इधर, तो जो OB होगा, OB क्या वो 3 + 4 = 7 होगा, तो इसका आंसर है नहीं, OB इज नॉट इक्वल टू 7, ठीक है। अगर OB भी डिस्टेंस के जैसा होता, OB क्या चीज है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है। अगर हम पहले की तरह डिस्टेंसेस को ऐड कर देते तो ये 7 मीटर आना चाहिए था बस, बट इस डायग्राम से एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है कि OB 7 मीटर नहीं है, क्लियरली पता चल रहा है। तो OB कितना है ये इस डायग्राम से पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अगर इसका बेस है 4 मीटर और परपेंडिकुलर है 3 मीटर, तो OB जो है वो हाइपोटेनस जैसा दिखाई दे रहा है। तो अगर हाइपोटेनस कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 9 + 16 इक्वल टू √25 इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। तो अब जो नेट डिस्प्लेसमेंट जो हमारा आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 5 मीटर,
ठीक है। OB क्या चीज है, ये नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है जो कि 5 मीटर है। तो क्लियरली ये बात इस एग्जांपल से समझ में आ जाती है कि अगर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी होता तो नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 7 मीटर आती, लेकिन ऐसा नहीं आया। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट आया 5 मीटर। क्यों आया? क्योंकि हमने इसमें डायरेक्शन को भी कंसिडर किया है। 4 मीटर जो चला है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला यानी कि ईस्ट में, और जो 3 मीटर चला है वो एक दूसरे पर्टिकुलर डायरेक्शन नॉर्थ में चला है। तो इनका रिजल्टेंट आ जाता है 5 मीटर। तो ये जो OB है, OB क्या चीज है? OB इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। कैसे? OB इज द मैग्नीट्यूड ऑफ S वेक्टर। S वेक्टर क्या चीज था? नेट डिस्प्लेसमेंट, जो कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग 5 मीटर आ गया। अब डायरेक्शन कैसे बताया जाएगा? जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, नेट डिस्प्लेसमेंट S, उसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे? देखो, डायरेक्शन ऑफ S वेक्टर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें होती हैं वेक्टर में। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, ठीक है, ये है S वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? डायरेक्शन के बारे में हमें अभी नहीं पता चला। तो डायरेक्शन कैसे बताया जाएगा? यहाँ पर हम फिर से उसी डायग्राम को बना लेते हैं, थोड़ा कम कंजस्टेड रहेगा। ये हमने अपना डायग्राम बना लिया। ये यहाँ से यहाँ तक था 4 मीटर वाला वेक्टर, यानी कि S1 वेक्टर था। ये था S1 वेक्टर, ठीक है। इसको 4 मीटर को हटा देते हैं। ये था हमारा S1 वेक्टर। थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है, इसको हम सिर्फ S1 लिखते हैं, 4 मीटर नहीं लिखेंगे। तो ये तो हमारे हो गए एक्सिस, और इधर हो गया हमारा S1 वेक्टर, और इस तरफ हो जाएगा S2 वेक्टर, ठीक है। और ये था O पॉइंट यानी ओरिजिन, यानी जहां से मोशन स्टार्ट हुआ। ये A पॉइंट था जहां पर S1 वेक्टर खत्म होता है, और ये B है जहां S2 वेक्टर खत्म होता है। तो हमारा जो वेक्टर आया था नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो ये आया था, ये जो डॉटेड लाइन OB से बनाया गया, ये हमारा S वेक्टर है, ठीक है। तो S वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुमने निकाल लिया 5 मीटर। इसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे? तो डायरेक्शन बताने के लिए इस एंगल को यूज किया जा सकता है। ये एंगल है मान लो थीटा, तो थीटा की वैल्यू अगर बता देंगे तो पता चल जाएगा कि डायरेक्शन किधर है। तो थीटा की वैल्यू कैसे बताई जाएगी? इस ट्रायंगल से, ट्रायंगल OAB, इस ट्रायंगल से हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट की जाएगी? देखो, इसमें हम tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें OA पता है, व्हाट इज OA एंड व्हाट इज AB, ठीक है, ये हमें पता है। तो OA क्या चीज है? OA है S1 वेक्टर की लेंथ, ठीक है। वेक्टर की लेंथ मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर की लेंथ कहो या वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहो, एक ही बात है। तो OA तो हमें पता है 4 मीटर है, और AB क्या चीज है? AB S2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वो है 3 मीटर, ये भी हमें पता है। तो OA इस ट्रायंगल में अगर देखो, ट्रायंगल OAB में, तो OA जो है वो हमारा बेस है, ट्रायंगल का बेस है, और AB है वो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है। तो tan थीटा अगर हमें निकालना है तो परपेंडिकुलर बाय बेस करके हम निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? S2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय S1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और हम चाहे मैग्नीट्यूड का ये सिंपल वाला सिंबल यूज कर लें, ठीक है। चाहे तो वेक्टर पूरा लिखो, यानी ऊपर एरो लगाओ, फिर दोनों साइड में लाइंस बनाओ, या सिंप्लिसिटी के लिए डायरेक्ट बिना एरो के उस लेटर को लिख दो, तो वो भी मैग्नीट्यूड इंडिकेट करेगा। तो tan थीटा हम निकाल लेंगे यहाँ से। tan थीटा हमारा आ जाएगा कितना? tan थीटा आ जाएगा S2 बाय S1। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है, तो S2 और S1 की वैल्यू लिख देते हैं। S2 था 3 मीटर और S1 था 4 मीटर, तो ये आ जाता है 3/4। तो ये हमारा tan थीटा आ गया। तो थीटा कितना होगा? देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ठीक है। तो ये वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए हमने एंगल निकाल लिया। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि हम सिर्फ एंगल लिख देंगे तो हमारा काम खत्म नहीं होगा। हमें ये बताना पड़ेगा कि ये एंगल किस तरफ से बना है, किस डायरेक्शन से एंगल बना है। तो ये हमारा डायग्राम जो था, इस डायग्राम को देखकर पता चल जा रहा है
कि थीटा कौन सा एंगल था, तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि थीटा कौन सा एंगल था। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखो यहाँ पर थीटा कौन सा एंगल था। तो हम जब आंसर लिखेंगे डायरेक्शन के बारे में तो क्या बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ एस वेक्टर इज एट थीटा इक्वल टू tan inverse 3/4 from the direction of S1 वेक्टर। ठीक है, S1 वेक्टर से इतने एंगल पर S वेक्टर है। ठीक है, ऐसे बताना होगा कि कौन से वाले वेक्टर से थीटा एंगल इतना है, क्योंकि अगर ये डायग्राम देखोगे तो इसमें थीटा एक पर्टिकुलर एंगल ये वाला है, अगर कोई ये वाला एंगल बताना चाहेगा तो फिर चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, तो tan थीटा निकालोगे, अगर तुमने इसको थीटा मान लो, चलो इसको अल्फा ले लिया तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, तो फिर अकॉर्डिंगली आंसर चेंज हो जाएगा। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने जो थीटा एंगल मेजर किया है वो किस तरफ से मेजर किया है। तो ये एक एग्जाम्पल था ये समझने के लिए कि वेक्टर क्वांटिटीज को डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता, उनके डायरेक्शंस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये एक एग्जाम्पल था, लेकिन इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात छुपी हुई है जिसको कहा जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, या सिंप्लिसिटी के लिए इसको ट्रायंगल लॉ भी बोल सकते हैं। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में क्या डिफरेंस है अभी समझ में आ जाएगा। तो मान लो कि हमने लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन कहा, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये है, तो ये तो एक एग्जाम्पल था। अब इसी एग्जाम्पल के बेसिस पर हम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन कह सकते हैं। तो कैसे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन कहेंगे, तो एक तो ट्रायंगल लॉ कहा जाता है। ठीक है, ट्रायंगल लॉ में क्या बोलते हैं कि भाई दो वेक्टर्स अगर तुम्हारे पास हैं, ठीक है, मान लो कि ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और एक दूसरा वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर बी। ठीक है, तो इन वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो कैसे ऐड किया जाएगा कि एक वेक्टर बनाओ ए वेक्टर, फिर उसका हेड जहाँ पे खत्म होगा वहां से दूसरा वाला वेक्टर बना दो। ये हमारा दूसरा वाला वेक्टर था, ये वेक्टर बी हमने बना दिया। ठीक है, फिर पहला वाला वेक्टर जहाँ से स्टार्ट किया था, ये मान लो वो पॉइंट है, ये यहाँ पे आके खत्म हुआ पहला वेक्टर, और ये यहाँ पे आके दूसरा वेक्टर खत्म हुआ। तो क्या किया, पहला वाला वेक्टर बनाया, जहां पर उसका हेड आया वहां से दूसरा वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया, ये वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया। फिर पहला वेक्टर जहां से बनाया था यानी ओ से बी की तरफ एक एरो बनाओ, यही जो एरो होगा ये दोनों वेक्टर्स का एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन होगा। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन से जो हमें नया वेक्टर मिला, देखो कौन कौन से वेक्टर थे, एक ये वेक्टर था, फिर से बना रहे हैं सेम डायग्राम को, एक ये वेक्टर था वेक्टर ए, फिर उसके हेड से हमने दूसरा वेक्टर बनाया, ये वेक्टर बी बनाया, तो और फिर ए के टेल से बी के हेड को ज्वाइन कर दिया ऐसे। ठीक है, तो ओ ए बी सेम डायग्राम है, दोबारा से ड्रॉ कर दिया समझाने के लिए। तो जो ओ बी जो आ रहा है, ओ बी वेक्टर वही क्या है, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का वेक्टर एडिशन है। ठीक है, सिंबल के लिए हम इसको मान लो कि ओ बी को सी वेक्टर लिख देते हैं, तो सी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे कैसे, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर ऐसे बोल दिया सी इक्वल टू ए प्लस बी तो इसका मतलब कुछ और होगा, इसका मतलब होगा सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तब इसका मतलब ये होगा। लेकिन अगर हम एरो लगा देते हैं सी के ऊपर, ए के ऊपर, बी के ऊपर, तब इसका मीनिंग हो जाएगा कि सी इज द वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं कि दोनों बातों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जैसे सी वेक्टर अभी अगर हम पहले जैसा ही ले लें, जैसे भी पिछले एग्जांपल में लिया था कि ए वेक्टर तो है 4 मीटर ईस्ट और बी वेक्टर है 3 मीटर नॉर्थ, तो अगर सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया तो हमारा क्या आया था, तो आया था 5 किलोमीटर, और डायरेक्शन जो हमने निकाला था थीटा, वो यहाँ पे डायरेक्शन भी लिखना होगा tan इनवर्स 3/4। ठीक है, ये सी वेक्टर होगा। लेकिन अगर तुमने किया सी इक्वल टू ए प्लस बी तो उसका मतलब होगा ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 7 मीटर। तो दोनों बातें अलग अलग हैं। अगर सी वेक्टर
इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा तो उसका कुछ और मतलब होगा, और सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखा तो उसका कुछ और मतलब होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अगर स्टेटमेंट फॉर्म में कहोगे तो क्या कहोगे, इफ टू वेक्टर्स आर ड्रॉन सच दैट दे रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ये देखो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये ए वेक्टर बनाया, ठीक है, ये बी वेक्टर बनाया। If two vectors represent the sides of a triangle, then the third side drawn in opposite sense. Opposite sense का मतलब समझ में आया? Opposite sense का मतलब है कि पहले हम कैसे जा रहे थे, A बनाया, फिर उसी को कंटिन्यू करते हुए B बनाया, ठीक है, फिर अब उसको कंटिन्यू करते हुए नहीं बनाना है, अब अपोजिट सेंस में आना है। अपोजिट सेंस में पहले हम ऐसे जा रहे थे, ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे, ए बनाया, फिर बी बनाया, फिर सी उल्टा बनाया, ठीक है, अपोजिट सेंस में आ गए। तो अपोजिट सेंस में जो हमें वेक्टर मिलेगा वो ए और बी का वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम कहो या वेक्टर एडिशन कहो, ठीक है। और जो सही, जो एप्रोप्रिएट टर्म है वेक्टर एडिशन के लिए या सम ऑफ ए एंड बी कहें, ए वेक्टर बी वेक्टर कहने के लिए, वो एप्रोप्रिएट टर्म है रिजल्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट का मतलब होता है वेक्टर एडिशन, यानी सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर लिखा है तो सी विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर सम कहो, वेक्टर एडिशन कहो या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर बी कहो, दोनों बातों का एक ही मतलब है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो यही है सो कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, अब इसी बात को अगर दूसरे तरीके से बोला जाए तो दूसरा तरीका जो है वो कहलाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, देखना दोनों में रिजल्ट सेम आएगा, चाहे पैरेललोग्राम लॉ कहो और चाहे ट्रायंगल लॉ कहो, दोनों में रिजल्ट सेम ही आता है। तो मान लो कि अब हम पैरेललोग्राम लॉ कह करके उसी बात को कहना चाहते हैं, यानी कि हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो मान लो ये हमारा ए वेक्टर था, ये गिवन वेक्टर था ए, और ये था सपोज हमारा बी वेक्टर। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमें निकालना है। तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि ए वेक्टर पहले ड्रॉ कर लिया, मान लो कि ओ पॉइंट से, ओ से लेकर यहां तक मान लो पी पॉइंट तक ए वेक्टर है। ठीक, अब बी वेक्टर कौन सा था, ये था बी वेक्टर। तो बी वेक्टर जैसे था बिल्कुल वैसे ही ओ पॉइंट से बना दिया जाएगा, ये हमारा बी वेक्टर था, ये हमने बी वेक्टर यहाँ पे बना दिया। ठीक, तो और ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हो गया थीटा। तो अब क्या करेंगे, अब देखो इस पैरेललोग्राम को हम कंप्लीट करेंगे। कैसे, ए वेक्टर के पैरेलल लाइन बनाया और बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन बनाया, तो हमारा एक पैरेललोग्राम जैसा बन गया। ठीक है, तो ये मान लो ओ से लेकर पी तक ए वेक्टर था, ओ से लेकर क्यू तक मान लो बी वेक्टर था, और ये वाला जो पॉइंट है पैरेललोग्राम का ये कॉर्नर, इसको हमने मान लिया एस। तो अब पैरेललोग्राम का एक डायगोनल बनाया जाएगा, कहां से, ओ पॉइंट से ही, जहां से दोनों वेक्टर स्टार्ट हुए थे, उसी पॉइंट से एक डायगोनल बनाएंगे। तो ये जो डायगोनल होगा ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, फिर से समझ लो, ये ए वेक्टर था, जहां से ए वेक्टर स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट से बी वेक्टर बनाया, ये बी वेक्टर बन गया, फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, फिर पैरेललोग्राम का एक डायगोनल उसी पॉइंट से बनाया, ओ पॉइंट से ही, जहां से ए वेक्टर और बी वेक्टर स्टार्ट हुए थे। तो ये वाला जो डायगोनल है यही ए और बी का रिजल्टेंट है, यानी कि आर वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ हो गया। तो पैरेललोग्राम लॉ को स्टेटमेंट फॉर्म में अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय adjacent sides of a parallelogram, ठीक है, which are drawn from a common point O, ठीक है, then the diagonal of the parallelogram formed by these two vectors
which is drawn from the same point of origin represents the resultant of the vectors। ठीक, क्योंकि डायगोनल एक इधर से भी बन सकता है। देखो एक डायगोनल हम इधर से भी बना सकते थे, ये ऐसे ए वेक्टर बनाया और ऐसे बी वेक्टर बनाया, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, तो एक डायगोनल हम इधर से भी बना सकते थे। बट ये वाला जो डायगोनल बना है, ये डायगोनल, ये रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी नहीं है। ठीक है, दिस डायगोनल डज नॉट रिप्रेजेंट ए एंड बी। मान लो ये हमारा एस वेक्टर था, तो एस वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट नहीं है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जो पैरेललोग्राम में हम डायगोनल बनाएंगे, तो वो डायगोनल भी कौन सा वाला डायगोनल रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो उसी पॉइंट से ड्रॉ हुआ है जहां से ए और बी ओरिजिनेट हुए थे। ठीक, समझ में आ गई बात। तो पैरेललोग्राम लॉ के बारे में ये तो हमने पढ़ लिया, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। अब इससे एसोसिएटेड बाकी जो मैथमेटिकल डिस्कशन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये ए वेक्टर फिर से बना देते हैं, सेम चीज बार बार दोहरा दे रहे हैं ताकि तुम लोगों को याद हो जाए। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, फिर इसी पॉइंट से डायगोनल बनाया जाएगा जहां से वेक्टर ए और वेक्टर बी बनाए गए थे। ठीक है, ओ पॉइंट से। तो जो R होगा यानी कि OS जो आ रहा है O से लेकर S तक, वही R वेक्टर होगा और वो A और B का रिजल्टेंट होगा। यानी कि हम यहाँ पर OS वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हो, O से S की तरफ जाने वाला वेक्टर। ठीक है, तो ये हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लिया है। बाकी अब जो रिजल्टेंट वेक्टर R आया है, जो A वेक्टर प्लस B वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और उसका R वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही।